आज की कक्षा में अपन निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है द्विविम निर्देशांक ज्यामिति और एक होता है त्रिविम ज्यामितीय निर्देशांक। परंतु यहाँ पर कक्षा 9वीं 10वीं तक अपने को केवल द्विविम ज्यामितीय निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है। और ये द्विविम ज्यामितीय निर्देशांक क्या होता है ये देखेंगे आप। तो द्विविम ज्यामितीय निर्देशांक को दर्शाने के लिए हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि समतल पृष्ठ पर अगर कोई वस्तु रखी है, उस वस्तु की अपने को स्थिति जानना हो तो उस वस्तु की स्थिति जानने के लिए हमको इस द्विविम निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता पड़ती है। और जब अंतरिक्ष में कोई वस्तु होती है और उसको दर्शाने के लिए हमको त्रिविम ज्यामितीय निर्देशांक की आवश्यकता होती है, जो कक्षा 11वीं 12वीं में आती है। परंतु यहाँ पर अपने को एक द्विविम निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता है। और वह कैसे करते हैं देखिए जरा। आप सबने जो है संख्या रेखा के बारे में सुना है और संख्या रेखा को बनाना भी सीखा है। संख्या रेखा बनाने के लिए आप एक श्यामपट्ट पर या अपनी कॉपी पर एक सीधी सरल रेखा निर्मित करते हैं। इस सीधी सरल रेखा के मध्य में आप 0 लिखते हैं, इसके मध्य में आप क्या लिखते हैं 0। और इधर अपने सीधे हाथ की तरफ मतलब 0 से सीधे हाथ की तरफ जो है वो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर या समान दूरी जिसको कहें उस पर आप चिन्ह अंकित करके और गिनती लिखते हैं 1 2 3 4। इसी तरह से आप 0 के बाईं तरफ मतलब अपने उल्टे हाथ की तरफ उतनी ही दूरी पर जितना हमने इधर की बाजू 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ले रखी है उतनी ही दूरी जो है वो हम इस साइड में यानी बाएं तरफ भी लेकर के और इस प्रकार से एक संख्या रेखा का निर्माण करते हैं। ये हमारे लिए संख्या रेखा है। परंतु इस संख्या रेखा को हम द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष के नाम से दर्शाते हैं। इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम होता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और इसी का तीसरा नाम होता है, इसी को हम बोलते हैं भुज। इसको हम बोलते हैं भुज। ऐसा इसको 3 नाम से दर्शाया जाता है कि इसी संख्या रेखा थी, परंतु संख्या रेखा को हमने निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा या भुज ऐसे 3 अक्षरों के या 3 चीज़ों से दर्शा सकते हैं। इसी पर हम जो 0 है उससे ऊपर की तरफ एक ऊर्ध्वाधर रेखा, लंबवत रेखा खींचते हैं। सीधे लंबवत होना चाहिए 90 अंश का कोण बनाते हुए। ये वाली रेखा को हम जो है वाय अक्ष कहते हैं। ये वाय अक्ष। इस वाय अक्ष का और दूसरा नाम होता है लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं। और इसका तीसरा नाम होता है कोटि। इसलिए इसको 3 नाम से दर्शाया जाता है। इसको वाय अक्ष भी कह सकते हैं, इसको लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोल सकते हैं और इसको हम कोटि भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो है जहाँ 0 होता है उससे ऊपर की तरफ गिनती लिखते हैं 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर। जिधर अपन ने एक्स अक्ष पर जितनी दूरी ली थी उतनी ही दूरी वाय अक्ष पर लेकर के हमको ये संख्या रेखा का निर्माण करना है। और हम देखते हैं कि ये जो ऊपर की साइड रहती है वो धनात्मक गिनती रहती है और नीचे की साइड जो है वो ऋणात्मक गिनती रहती है। इस तरह से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के हमने ये चिन्ह अंकित कर दिए। प्रायः इसी को हम ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं, परंतु जब ग्राफ पेपर उपस्थित नहीं होता है तो भी हम इस गणित को हल कर सके इसके लिए हम एक्स अक्ष, वाय अक्ष इसका निर्माण करके और हम अपना एक ग्राफ पेपर तैयार कर लेते हैं। इस ग्राफ पेपर पर जो है अब ये 4 भागों में बट गया। इसका भाग पहला भाग हुआ ये दूसरा भाग कहलाता है, ये तीसरा भाग कहलाता है
और इसको चौथा भाग बोलते हैं। ऐसे इसके 4 भाग हो गए। इस 4 भाग के हमारे निर्देशांक ज्यामिति में नाम भी रख दिए, जिसको हम प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। प्रथम चतुर्थांश। इसी तरह से इसको हम द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। इसको हम तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। तीसरा भाग है इसलिए इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। और ये जो चौथा भाग है इसको हम चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ऐसे इसके हमने 4 भाग दिखाई दिए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब आप देखेंगे कि ये जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से का ये पूरा भाग आता है, और ये पूरा भाग आने के कारण यहाँ पर ये धनात्मक संख्या है, यह भी धनात्मक संख्या है, तो पहले x वाले अक्ष का लिखा जाता है और फिर y वाले अक्ष की संख्या को लिखा जाता है। इसलिए इसमें x वाला मान और y वाला मान दोनों धनात्मक आते हैं, क्योंकि ये भाग अपने को दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग है, इसलिए इसमें जो है दोनों धनात्मक आते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि यह जो भाग है, दूसरा वाला भाग, वह यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आ रहा है। इसमें पहले x वाले को लिखा जाता है तो x ऋणात्मक दिखाई दे रहा है, और ये ऊपर वाला y जो है वो धनात्मक दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें माइनस प्लस आता है। फिर आप देखेंगे कि ये जो आपका तीसरा भाग दिखाई दे रहा है वो इधर वाला भाग है, इतना भाग है, ये तीसरा भाग। इसमें जो है ये पहले x वाले को देखते हैं तो यह ऋणात्मक है, और ये y वाले को देखते हैं तो यह भी ऋणात्मक है, इसलिए तीसरे चतुर्थांश में दोनों x का मान और y का मान दोनों ऋणात्मक आता है। इसी तरह से ये जो चतुर्थ चतुर्थांश है वो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है, तो इसमें पहले x वाले को लिखते हैं तो x वाला धनात्मक मान है और y वाला जो है ऋणात्मक मान है, इसलिए इसको धनात्मक और ऋणात्मक से दर्शाते हैं। अब ये दर्शाने का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी मान आएंगे प्रथम चतुर्थांश में, जैसे मान लो हमको इसमें 4 टाइप के प्रश्न पूछते हैं। 4 टाइप के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? पहला टाइप का प्रश्न, पहले टाइप के प्रश्न में जैसे मान लो हमने बोला 2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो 2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो 2 भी धनात्मक दिखाई दे रहा है, 3 भी धनात्मक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 2 है पहले वाला, ये x अक्ष पर देखा जाता है, पहले वाली संख्या जो x लिखी हुई है उसको पहले x अक्ष पर दिखाई देते हैं, और दूसरी जो संख्या लिखी रहती है उसको y वाले पे देखते हैं तो 3। ये दोनों धनात्मक संख्या है और ये दोनों जो है वह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगी। इसको अगर निरूपित करने को भी आ जाए तो हमने 2 और 3 को देखा तो 2 जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है x अक्ष पर, और 3 जो है y अक्ष पर यहाँ दिखाई दे रहा है। इन दोनों को जब हम लंबवत रेखा से मिलाते हैं तो यहाँ पर कहीं पर मिलता है, ये कहलाता है 2 और 3। इसी तरह से अगर मान लो हमको पूछ ले कि ऋण 2 और ऋण 5 कहाँ स्थित होगा, तो ऋण 2 और ऋण 5 के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ऋण 2 जो है वो x पहले लिखा है, पहले लिखा मतलब x वाली लाइन पे देखना, बाद में लिखा है दूसरा उसको y वाली लाइन पे देखना। तो ये ऋण 2 दिखाई दे रहा है, ये ऋण 2 जो है वो x वाली लाइन पर यह है, और 5 जो है ऋण का y वाली लाइन पर यह दिखाई दे रहा है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है, ये कहलाता है ऋण 2 और ऋण 5, ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ऐसा करके हमको एक प्रश्न इस टाइप का बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष दोनों मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु।
इसको कहते हैं मूल बिंदु। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वह शून्य बिंदु होता है, शून्य रहता है, उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं 0 0, क्योंकि यहाँ पर जो है वो x भी 0 होता है और y भी 0 रहता है, ये मूल बिंदु हो जाता है। दूसरे टाइप का ये प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में। तीसरे टाइप का प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में कि कभी कभी ऐसा पूछ लिया कि 0 2 किस अक्ष पर स्थित होगा, किस अक्ष पर स्थित होगा। ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि भाई 0 और 2 किस अक्ष पर स्थित होगा, तो फिर आपको यह देखना है कि पहला वाला क्या है, x। x को कहाँ देखेंगे आप, 0, ये रहा है x वाला 0। और 2 जो है वो y के पर देखना है, तो ये रहा 2। और इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो यह एक y वाली लाइन दिखाई दे रही है, इसलिए इसको बोलते हैं y अक्ष पर स्थित होगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, तो 0 और 2 किस अक्ष पर स्थित होगा, तो लिखेंगे यह y अक्ष पर स्थित होगा। अब इसी टाइप से जो है एक और प्रश्न इसी का बन जाता है। अगर मान लो किसी ने कहा कि 4 और 0 दे दिया, किस अक्ष पर स्थित होगा, अब अपन को 4 और 0 को बताना है, तो 4 को देखना है अपनों को x वाली लाइन पर, क्यों, क्योंकि पहले लिखा है तो ये x वाली लाइन है, इस पर अपन ने ये 4 को देख लिया। और 0 जो है वो बाद में लिखा है, उसको y वाली लाइन पे देखना है, y वाली लाइन पर 0 ये है। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो यह देखेंगे कि x वाली लाइन पे मिल रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे x अक्ष पर स्थित होगा, यह x अक्ष पर स्थित होगा। अब इसमें अपन ने अभी तक 3-4 प्रकार के प्रश्न पढ़े। नंबर 1, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि x अक्ष और y अक्ष को जब एक दूसरे को काटते हैं तो 4 चतुर्थांश निर्मित होते हैं। इन चतुर्थांशों के नाम कौन कौन से होते हैं, तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। दूसरा प्रश्न आता है कि 2 और 3 को निरूपित कीजिए, 2 और 3 को निरूपित कीजिए। निरूपित का मतलब होता है उसको दर्शाना, तो दर्शाना तो अपन ने देखा कि 2 और 3 को ये दर्शाया अपन ने। इसी तरह से ऋण 2 और 5 को निरूपित कीजिए, मतलब आप इसको यहाँ पर दर्शाया अपन ने। और इससे पूछ सकते हैं कि ऐसा भी प्रश्न बन सकता है तीसरे टाइप का कि 2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो अपन देख लेंगे 2 और 3 जो है वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अगर आपसे कहा कि ऋण 2 ऋण 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो आप कहेंगे तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अगर मान लो और कोई प्रश्न पूछ लिया कि भाई जैसे पूछ लिया आपसे 3 और 4, 3 और ऋण 4, तो अपन बोल देंगे ऋण 3 और ऋण 4 जो है चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। अगर आपसे कहा कि ऋण 2 और 5 कहाँ स्थित होगा, तो ऋण 2 और 5 जो है वह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। फिर कभी कभी इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं प्रश्न कि 2 और 3 x अक्ष पर कहाँ स्थित है, तो 2 और 3 x अक्ष के ऊपर स्थित है। क्या पूछा प्रश्न, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न अपने से पूछा है कि 2 और 3 कहाँ स्थित है, तो एक प्रश्न का जवाब तो ये होगा कि यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा इसका उत्तर ये हो सकता है कि यह x अक्ष के ऊपर स्थित है। फिर दूसरा प्रश्न ऐसा पूछ लिया कि 3 ऋण 4 कहाँ स्थित है, तो इसके 2 उत्तर, 3 ऋण 4 चतुर्थांश में स्थित है और यह x अक्ष के नीचे स्थित है। फिर अगर पूछ ले कि ऋण 2 और 5 कहाँ स्थित होगा, तो ऋण 2 5 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है और वह y अक्ष के बाईं तरफ स्थित है।
ऐसा भी बता सकते हैं। और एक्स अक्ष से ऊपर स्थित है, वाई अक्ष के बाईं और एक्स अक्ष के ऊपर, दोनों चीज़ें ध्यान में देना है। फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पर कभी कभी ऐसा पूछ लिया कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हो सकते हैं। फिर आपको पूछा है कि 2 और 0 और 2 किस अक्ष पर स्थित होगा, तो 2 और 0 जो है वो हमने देखा 0 और 2 जो है वह कहाँ स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है। फिर इसका अगला प्रश्न अपन ने देखा कि 4 और 0 किस अक्ष पर स्थित होगा, तो 4 और 0 जो है वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। ऐसा करके हम जो है एक इस प्रश्न से हम कितने ही प्रश्न बना सकते हैं, कितने ही उत्तर लिख सकते हैं देख करके।